चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब आप? अच्छे होंगे। और एक बार फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। ओके, द गारंटी कोचिंग स्टूडेंट मीडिया में आपका स्वागत है। ठीक है, चलो तो चैप्टर नंबर 8 अपन एक बार फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में देखो अपन आज का जो टॉपिक रहेगा उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूँ आपको। ओके, मैंने आपको दो बातें बताई थी जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स तो क्या उत्पन्न करता है? हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये दो बातें याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक बात जान चुके हो, ये बात आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में पता होगी। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है? जैसे मान लो बंद प्रश्न, इससे गुजरने वाली स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इसका एक फॉर्मूला भी होता है वहां पर, फाई बराबर ई ए, फाई बराबर ई ए, वैसे कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर एंगल जीरो हो या ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबवत होता है, ए वेक्टर। ठीक है, और ई वेक्टर किधर है और ए वेक्टर किधर है, तो थीटा कितना आ गया? जीरो आ गया। तो आपका जो फाई का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ई ए बनेगा। क्या बनेगा? ई ए। तो इसमें देखो आप, अगर विद्युत क्षेत्र चेंज होता है, विद्युत क्षेत्र में चेंज होगा तो सर फ्लक्स में भी क्या होगा? फ्लक्स में भी क्या होगा सर? चेंज होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स चेंज होगा तो विद्युत क्षेत्र चेंज होगा, या अगर आप विद्युत क्षेत्र चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए यह लिखा है कि अगर विद्युत क्षेत्र चेंज हुआ, विद्युत क्षेत्र चेंज होने का मतलब किसका मान चेंज होगा? फ्लक्स का मान चेंज होगा, विद्युत फ्लक्स का मान चेंज होगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मतलब यह है कि आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बना दो सर। जैसे मान लो पहले 4 थी, अब 5 कर दो सर, विद्युत क्षेत्र का मान चेंज कर दो ये से। तो विद्युत क्षेत्र अगर बदल गया, बी का मान चेंज हो गया, तो सब फ्लक्स भी क्या हो गया? फाई भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र चेंज होने का मतलब रहेगा विद्युत फ्लक्स या विद्युत क्षेत्र, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ लिखा ना, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र बोलो या फ्लक्स बोलो, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या, फ्लक्स में, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर ये होता है। अब आगे चलो, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, अगर आपका विद्युत क्षेत्र का मान चेंज होता है या फिर विद्युत फ्लक्स बोले देखिए बात है, तो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर उल्टा बोले, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो सर, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र हो स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र है, तो याद रखना वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इसका उल्टा भी होगा सर, उत्पन्न करता है। ये बातें मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बता दी थी सर। ठीक है, ये दोनों बातें मैं आपको लेक्चर फर्स्ट में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका ये चैप्टर आपने जैसे पढ़ा भी होगा, चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। को एक बात पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि आज ये सब बातें काम आएगी सर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपने बात पढ़ा था तो सर, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का चेंज होगा, तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होगा। ठीक है, और अगर फ्लक्स का मान चेंज होता है स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा था, फ्लक्स चेंज होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, और विद्युत वाहक बल बनने से याद रखना क्या बनेगी? धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी, जिसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? इसका नाम होता है प्रेरित धारा। क्या नाम होता है? प्रेरित धारा। तो चैप्टर नंबर 6 की बात होती है। किस चैप्टर में चलता है ये? चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 6 है आपका। कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 सर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर बोलता है, ये चैप्टर बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा, तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होगा, क्योंकि आपका जो वाई फाई भी होता है वो भी क्या होता है?
बी ए cos थीटा। क्या होता है? बी ए cos थीटा। अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान बदला तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बदल जाएगा सर, इस फॉर्मूले से। फाइव भी बराबर बी ए, अगर एंगल 0 हो तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन जान चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं सर। ओके, तो ये बातें आप याद रखो कि अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो या विद्युत फ्लक्स, एक ही बात है दोनों का मतलब, क्योंकि विद्युत क्षेत्र चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ओके, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स हो तो याद रखना क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, काम आएगी अपने आज। ठीक है, उसके बाद चलो अगर उल्टा बोलेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर बात एक है सर उल्टा, जिसको अपन युग्मन बोलते हैं दोनों का। अगर ऐसा होगा तो उल्टा भी होगा सर। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसका मतलब वोल्टेज होता है, और जब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो क्या बनेगी? धारा बनेगी, जिसका नाम होता है प्रेरित धारा। ओके, तो कभी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है, ओके, चुंबकीय का मान बदलता है तो याद रखना धारा उत्पन्न हो सकती है। क्या उत्पन्न हो सकती है? धारा उत्पन्न हो सकती है। तो इस चैप्टर में हमारे ये काम आएगा सब पूरा पैसे। ठीक है, अब इसके बाद अपन ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं और अपन चलते हैं मेन बात पर जो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं, इसको हटाते हैं। ये बात है अभी याद है। चलो इसके बाद देखो एक टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो एम्पीयर के नियम में असंगतता, एम्पीयर के नियम में असंगतता या त्रुटि। त्रुटि मतलब गलती। देखो ये जो एम्पीयर का नियम था इसमें गलती बताएगा कौन? मैक्सवेल। कौन बताएगा? मैक्सवेल। अब एम्पीयर का नियम क्या था स्टूडेंट? आप जान चुके हो, गतिमान आवेश में अपने पढ़ा गया चैप्टर नंबर 4 में का अगर किसी बंद पथ से, ये एम्पीयर का नियम होता है, किसी बंद पथ से, किसी बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद पथ का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो याद रखना म्यू नॉट और सिग्मा आई। म्यू नॉट का मतलब क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, और सिग्मा आई का मतलब क्या है? उस बंद पथ में से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणित है, उसकी क्या होता है? बराबर होता है। तो ये एम्पीयर का नियम होता है। मैं फिर से बता दूं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। ओके, और म्यू नॉट का मतलब क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, सिग्मा आई मतलब धाराओं का बीजगणित है। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, तो किसी बंद पथ से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखा समाकलन होगा डीएल वेक्टर, इसके सापेक्ष म्यू नॉट सिग्मा आई के क्या होता है? बराबर होता है। ये नियम बोलते हैं एम्पीयर। लेकिन एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, जिन्होंने ये नियम गलत साबित कर दिया। क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। और गलत कैसे साबित किया? उन्होंने इस बात को प्रूव भी किया है कि ये नियम गलत है। इस नियम में थोड़ा सा चेंज होगा और इसमें कुछ चीज ऐड होगी, वो क्या होगी वो बाद में देंगे। पहले तो अपन इस नियम को देखते हैं कि ये नियम गलत क्यों है। ये नियम गलत क्यों है सर? ओके, ये नियम दिया था एम्पीयर ने, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये नियम गलत है। अब उन्होंने क्या किया कि ये नियम को गलत साबित करने के लिए स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया। क्या लिया? समांतर प्लेट संधारित्र। तो चलो इस नियम का में त्रुटि बताने के लिए अपन एक समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करते हैं सर। ये ऐसा, ये मान लीजिए आप स्टूडेंट एक समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे बना दो आप, जिसमें एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है भाई, चलो इसमें बैटरी लगा दो सर, कुंजी लगा दो। ठीक है, इसमें धारा गई आई यहां तक। ठीक है, इस बिंदु पर अपन ऐसा करते हैं, पहले चुंबक से निकालते हैं, एक बंद वर्ताकार बना लो से, क्योंकि एम्पीयर का नियम बंद पथ के लिए लागू होता है। तो अपन एक बंद पथ बना देंगे। ठीक है, काल्पनिक बंद पथ। इसे मान लो 8 डिग्री पर एक अल्पांश लेते अपन इस बंद पथ का डीएल, कितनी डिग्री पर? 8 डिग्री पर डीएल। और इस जगह पर अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन निकालेंगे इस जगह पर। ठीक है, इस पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। तो चलो ये तो है आपका लूप C1। एक लूप में और बना रहा हूँ जो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में है, इस जगह पे सेम ऐसा ही लूप। और उन्होंने इसको इस लूप का नाम C1 दिया, इस लूप का नाम C2 दिया। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं, बंद लूप C1 के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एम्पीयर का नियम लगाते हैं। चलो मैं यहां लिखता हूं सर इसको, बंद लूप C1 के लिए एम्पीयर का नियम,
एम्पियर का नियम। ओके चलो भाई, तो एम्पियर का नियम क्या होता है? बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय कार्य का समाकलन वह म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। ठीक है चलो सर, तो ये लूप C1 के लिए मैं C1 लिख दूं, मतलब C1 के लिए है। ठीक है, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, चलो म्यू नॉट। मेरी बात सुनो, बंद पथ में इस लूप में कितनी धारा आएगी सर? यहाँ से धारा आई जा रही तो ये धारा अपनी पूरी की पूरी इसमें से निकल जाएगी सर। ओके, तो ये पूरी धारा निकलेगी, आई धारा इस बंद पथ में से गुजरने जानी है, तो सिग्मा आई का मान कितना लोगे स्टूडेंट? सिग्मा आई का मान रहेगा आई, कितना रहेगा? आई, क्योंकि धारा आई जा रही सर बैटरी से होकर। ठीक है, तो धारा कितनी आगे? आई आगे। ये तो आ गई समीकरण फर्स्ट बंद लूप C1 के लिए। अब चलो यही नहीं लगाते बंद लूप C2 के लिए। बंद लूप C2 के लिए एम्पियर का नियम, चलो सर, तो C2 में निकालते हैं वही बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लेकिन ये C2 के लिए, किसके लिए? C2 के लिए, और वो मे नॉट सिग्मा आई। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो बंद लूप C2 है, इसमें तो कोई धारा गुजरी नहीं सर, क्योंकि यहाँ से तो कोई खाली जगह है। तो ओके, तो ये खाली जगह, तो यहाँ धारा सिग्मा आई का मान कितना रहेगा स्टूडेंट? सिग्मा आई का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, कितना आ गया? ये 0 आ गया C2 के लिए। समीकरण 2। अब मेरी बात सुनो, बंद लूप आपने C1 बनाया, सेम ऐसा ही लूप C2 बनाया। लूप C1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन ये मिला। ओके, जबकि ऐसा ही लूप यहाँ पर भी तो था ना, उसके कारण ऐसा काम मिला सर। तो फिर ये एम्पियर का नियम तो गलत हो गया, क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो बराबर ही नहीं सर, क्योंकि एक ही परिपथ के लिए हमने दोनों बनाए सेम, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में C1 के कारण ये मिला, C2 के कारण ये मिला, तो दोनों का बराबर है। इसका मतलब ये नियम गलत है। क्या है? ये नियम गलत है। तो समीकरण 1 और 2 क्या नहीं है स्टूडेंट? बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नियम गलत होगा। ठीक, तो इसका मतलब तो क्या होगा? नियम गलत होगा। अपन कहते हैं कि इस नियम में जो त्रुटि है इस कारण से मिली है। यहाँ पर लूप C1 बनाया, लूप C2 बनाया। लूप C1 के लिए क्या निकाला? चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन निकाला, और सब जब लूप C2 के लिए निकाला तो वो बराबर नहीं आया। एक तो 0 हो गया, एक 0 नहीं आया, तो दोनों बराबर कहाँ है सर? जब दोनों बराबर ही नहीं, तो एक ही परिपथ के लिए अगर आप सेम लूप बनाते हो तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन तो सेम होना चाहिए ना। जबकि यहाँ तो धारा ही नहीं, तो फिर यहाँ धारा नहीं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया? ओके भाई, इस जगह पे जब धारा नहीं है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आया? तो फिर इसके बारे में आपका एम्पियर नहीं बता पाया स्टूडेंट, और जब नहीं बता पाया तो ये नियम गलत साबित कर दिया किसने? मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये जो एम्पियर का नियम होता है ये गलत है, इसमें संशोधन किया गया है। क्योंकि सर यहाँ पर धारा कहाँ से है? यहाँ धारा है ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, तो एम्पियर के नियम अकॉर्डिंग तो यहाँ धारा है ही नहीं, वो तो बता ही नहीं पाए ये धारा क्या है या नहीं है। तो ये धारा किसने बताई यहाँ धारा है या नहीं, इसके बारे में फिर आपको कौन बताएगा? मैक्सवेल बताएगा। धारा अगर होगी भी तो कहाँ से आई वो धारा, उसके बारे में कौन बताएगा? मैक्सवेल बताएगा। तो चलो अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नियम क्या है? गलत है। और एक बात लिखेंगे तो मैं इसको हटा दूं सर, समीकरण 1 और 2 क्या नहीं है? बराबर नहीं। इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट। अपन बोलेंगे कि समीकरण 1 व 2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है सर। और अगर बराबर नहीं है इसका मतलब अतः यह नियम त्रुटि त्रुटि है, इस नियम में त्रुटि, अतः इस नियम में त्रुटि है। ये तो बता दी इसने, किसने? मैक्सवेल ने। अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन से मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये नियम गलत है। तो नियम क्या सही है सर? नियम क्या सही है? तो ये नियम में थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है उसके बाद बता रहा है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इस नियम में क्या संशोधन किया, क्या सुधार किया, तो मैं आपको वही नियम बताने जा रहा हूं जो उसने दिया है। चलो से स्टार्टिंग करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं सर, 2 मिनट रुकना। ये मैक्सवेल बताने जा रहा है आप इस नियम में क्या चेंज होगा। ठीक है, चलो सर इसको हटा देते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। तो चलो अब आप एक टॉपिक लगाएंगे कि ये तो गलत हो गया, गलत साबित कर दिया मैक्सवेल ने। अब मैक्सवेल बोल रहा है कि इसको मैं सही साबित करके देता हूं कि इसमें क्या चीज गलत चल रही है। चलो भाई आ जाओ।
देखो पहले तो अपन उस संशोधित समीकरण को लिख लेते हैं जो उसने नियम दिया है, जो उसने समीकरण दिया है। चलो तो अपन टॉपिक लगाएंगे, देखो मैक्सवेल का संशोधित एम्पीयर का नियम, उसने सुधार किया ना, तो मैक्सवेल का संशोधित एम्पीयर का नियम, एम्पीयर का नियम, ठीक है। चलो तो इसने क्या बोला, इसने क्या सुधार किया इस नियम में, इसने कहा कि बंद पथ के अनिदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो याद रखना म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस एक चीज और एड होगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव टी बाई डी टी, इसके बराबर होगा। मैं भी आपको सब बातें बता दूंगा कि यार डी फाइव टी बाई डी टी का मतलब क्या है, ये सब चीजें आ जाएगी आपको समझ में। लेकिन याद रखना कि मैक्सवेल का संशोधित समीकरण ही कभी कभी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि मैक्सवेल का जो एम्पीयर का नियम का जो संशोधित समीकरण था उसका समीकरण लिखो सर, तो आपको लिख कर ही आना पड़ेगा, यही वाला समीकरण लिख के आना पड़ेगा जो मैक्सवेल ने दिया है एम्पीयर के नियम को संशोधित करके, ठीक है। तो एम्पीयर का नियम संशोधित करके सुधार करके मैक्सवेल ने ये समीकरण दिया है बी वेक्टर डॉट रियल वेक्टर जो बराबर होगा स्टूडेंट म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाई डी टी के बराबर होता है। यहाँ पर फाइव का मतलब क्या है, फाइव ई का मतलब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, फाइव ई का मतलब है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, क्या है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और डी फाइव ई का मतलब क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी का मतलब होगा सर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समय के साथ, डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर मतलब एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा होगा, फिर तो अभी बताएंगे कैसे चेंज हो रहा है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ठीक है। बाकी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप जानते हो सर। चलो स्टार्टिंग करते हैं, डी फाइव टी बाई डी टी का मतलब क्या है। देखो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग दो धारा है, इस समानता परिवेश संधारित्र ने जो अपने अभी परिवर्तन बनाया था मैक्सवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो धारा है, कितनी धारा है स्टूडेंट, दो धारा। एक तो होती है चालन धारा, दो धारा बता रहा है एक परिपथ में, जो भी हमने परिपथ बनाया था उसमें दो धारा चल रही है, एक तो है चालन धारा और एक जिसके बारे में एम्पियर नहीं बता पाया वो है आपकी विस्थापन धारा। इसी से क्या चेंज हुआ है सर, ये विस्थापन धारा एम्पियर ने नहीं बता पाया, इस कारण से मैक्सवेल बता पाया, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये नियम बन रहेगा सर, ठीक है। चलो सर देखो चालन धारा जो होती है स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, चालन धारा होती है जो अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने धारा पढ़ा है सर, कोई अगर आवेश क्यू हो समय टी तक प्रवाहित हो तो उसमें धारा कितनी होती है, आई होती है, तो आई बराबर क्यू बटा टी। चैप्टर नंबर 3 में आवेशों के प्रवाह से कौन आता है, धारा, आवेशों के प्रवाह से इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा आती है वो होती है आपकी चालन धारा, ओके। ये आप चैप्टर नंबर 3 में जान चुके हो। अगर किसी चालक तार के अंदर आई क्यू आवेश टी समय तक प्रवाहित होता है तो उसके में धारा कितनी होती है, आई बराबर क्यू बटे टी। तो इलेक्ट्रॉन के चलने से या आवेशों के प्रवाहित जो धारा आती है उसका नाम चालन धारा होता है। ये विस्थापन धारा क्या है सर, देखो स्टूडेंट ये धारा जो होती है ना, देखो ये धारा फेंकने में से वास्तविक रूप में धारा नहीं है, वास्तविक धारा नहीं है स्टूडेंट, वास्तविक धारा नहीं है, वास्तविक धारा नहीं है। तो फिर क्या है, ये धारा कहां से है सर, तो ये धारा स्टूडेंट याद रखना परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र मैंने भी आते ही बता दिया था आपको, या सर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में इस चीज को याद लिख तो रहे ना, ये जगह भी दिख रहा है सर, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स, ओके। चलो तो ऐसा करते हैं, इस चीज को मैं यहाँ लिखा तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चालन धारा के बारे में आपको यहाँ विस्थापन धारा के बारे में बता दूं, एक तो ये वास्तविक धारा नहीं है सर, ठीक है। फिर आगे चलो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स, इस चीज को मैं यहाँ लिख दूं सर एक बार फिर, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या सर इसके एक नाम हो रही विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत फ्लक्स बोलो, मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत क्षेत्र में चेंज मतलब विद्युत फ्लक्स में चेंज सर,
ओके, तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो निकलता है मैंने प्लस से, सॉरी विद्युत क्षेत्र जो निकलता है, विद्युत क्षेत्र रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स एक ही बात है सर। ओके भाई, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से यह धारा उत्पन्न होती है, यह धारा उत्पन्न होती है सर। ठीक है, और इस धारा का जो उपयोग किया जा रहा है स्टूडेंट, वो याद रखना, एम्पीयर के नियम में जो संशोधन किया गया था मैक्सवेल द्वारा, तो उस संशोधन समीकरण में इस धारा का उपयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला ये चालन धारा है, इसी को चालन धारा बोला गया सर, क्योंकि म्यू नॉट के साथ धारा आती है, यानी म्यू नॉट के साथ कौन है कि धारा है। तो ये कौन सी धारा है, ये है आपकी चालन धारा। सॉरी स्टूडेंट, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। ओके, और जो सिंपल चालन धारा होते हैं वो तुमने आपको बता दिया। ओके, ये धारा आगे वाली चालन धारा है जो चल रही है इधर म्यू नॉट सिग्मा ई, ठीक है, ये आपकी चालन धारा। तो ये चालन धारा है और ये क्या है, विस्थापन धारा। चलो अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि सर ये विद्युत क्षेत्र के कारण ये धारा ये कहाँ से आई है सर, कैसे बनी होगी कहीं ना कहीं। तो चलो अपन बात करते हैं सर इसके बारे में कि धारा कहाँ से आई सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं आपको बताइए समीकरण आप याद रखिए जरूर, मैक्सवेल ने जो समीकरण में संशोधन किया था, एम्पीयर के नियम में समीकरण किया था, इसको जरूर याद रखिए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट सिग्मा आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है विद्युत क्षेत्र, क्या है विद्युत क्षेत्र। और मैंने आपको बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र में समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन। एक सेकंड में कितना चेंज हुआ उसको अपन बोलेंगे, तो डी फाई बाई ई डी टी का मतलब होगा विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन। ओके, तो और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इसमें दो धारा चली स्टूडेंट, एक तो होता है चालन धारा, एक होता है विस्थापन धारा। चालन धारा कुछ नहीं होता सर, आवेशों के प्रवाह के कारण जो धारा आती है उसका नाम चालन धारा होता है, ठीक है। चालन धारा अगर मान लो किसी तार के अंदर क्यू आवेश चल रहा है टी समय तक, तो धारा क्या रहेगी, आई रहेगी, आई बराबर क्यू बटे टी, जो अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ये विस्थापन धारा क्या है सर, तो विस्थापन धारा ये होता नहीं है वास्तविक रूप में धारा नहीं है वैसे। ओके, ये बनी गई है, किसे बनी मैं बताऊंगा अभी। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स, इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में चेंज मतलब फ्लक्स में चेंज, विद्युत फ्लक्स में चेंज, सॉरी। ओके, तो विद्युत क्षेत्र में चेंज या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से यह धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है सर। अब ये धारा कैसे बनी और सर इसके बारे में अपन जानते हैं सर, ये धारा कहाँ से आई सर, इसको हटाते हैं अपन। ये समीकरण आप जरूर याद रहे सर, एग्जाम में आपसे ये समीकरण डायरेक्ट पूछ सकता है सर, डायरेक्ट इसको याद रखिए आप, ठीक है। चलो सर, ओके, चलो भाई अब अपन करते हैं, देखो स्टार्ट विस्थापन धारा के बारे में। सर ये क्या मतलब विस्थापन धारा कहाँ से है सर, ये बता दो आप तो बस हमें थोड़ा सा, ये आई तो कहाँ से है सर, ये बता दो। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पर। चलो अपन ने एक डायग्राम बनाया था जैसे अभी समांतर प्लेट संधारित्र से ऐसे बनाया था ऐसे, ठीक है, ये प्लस है या माइनस हो, ठीक है। चलो सब कुंजी लगा दो सर एक, ठीक है। यहां धारा चल रही है, ये लूप मान लो सर कितना C1, ठीक है, और एक लूप यहां भी माना था आपने C2, ठीक है। चलो सर, ये धारा इसमें धारा कितनी चल रही है, I एम्पीयर। तो स्टूडेंट याद रखना कि यहाँ पर आपको एक बात पता है कि विद्युत क्षेत्र का मान अगर चेंज होता है, मैंने आपको बताया था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है सर, क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हुआ तो सर चुंबकीय का मान भी चेंज होगा। मैंने आते ही आपको दो बातें बताई थी, इसलिए मैंने वो बातें बताई थी आपको क्योंकि इसमें काम आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र बढ़ना है प्लस से माइनस, स्टूडेंट जानते हो आप समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है। स्टूडेंट ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या, ये समय के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट, समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फाई ई समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, सॉरी फाई ई
इसको आई चलो फ्लक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ई बोल दो इसको विद्युत क्षेत्र। तो ये जो विद्युत क्षेत्र स्टूडेंट प्लस से माइनस होता है विद्युत क्षेत्र, आप जानते हो ई वेक्टर, ओके। तो प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है स्टूडेंट, ये समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर समय के साथ अगर विद्युत क्षेत्र चेंज होता है या फ्लक्स चेंज होता है तो याद रखना क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सर। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूं क्या हो रहा है, इधर आओ। प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या है, प्लस से माइनस समांतर प्रेषण संदर्भ में विद्युत क्षेत्र होता है, कहाँ से कहाँ होता है, प्लस से माइनस, ओके। तो ये विद्युत क्षेत्र चल रहा है प्लस से माइनस। अब ये जो स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र है वो समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फ्लक्स बोल दो बात है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का चेंज मतलब फ्लक्स में चेंज, ओके। तो विद्युत क्षेत्र में समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब विद्युत क्षेत्र में समय के साथ चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा स्टूडेंट, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, समय के साथ परिवर्तन। और अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है स्टूडेंट, तो याद रखना मैंने आपको बताया था एक धारा बनेगी। यहाँ पर जो धारा बनी है वो इस कारण से बनी है क्योंकि सर यहाँ पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और मैंने लिखाया था विस्थापन धारा कब बनती है, जब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स हो। अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या परिवर्ती विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी धारा उत्पन्न होती है, चालन धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो धारा बनी है याद रखना समांतर प्रेषण संदर्भ के अंदर धारा कहाँ से है, ये धारा मैक्सवेल ने बताया। सर ये जो धारा है ना, ये सर किसके कारण आई है, विद्युत क्षेत्र में चेंज हुआ, विद्युत क्षेत्र में चेंज होने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बदला, और चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा तो सर इसमें परिवर्तन होने से क्या बनेगी, धारा उत्पन्न होगी। और उसी धारा का नाम होता है स्टूडेंट यहाँ पर, इस धारा का नाम है ID, जिसका नाम होता है विस्थापन धारा। क्या नाम होता है, विस्थापन धारा। क्या नाम रहेगा इसका, विस्थापन धारा। तो याद रखना यहाँ जो धारा है वो कौन सी धारा है, वो विस्थापन धारा है। तो यहाँ धारा है, इस जगह पे धारा है, और कौन सी धारा है, विस्थापन धारा। लेकिन ये वास्तविक धारा नहीं है स्टूडेंट, याद रखना ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से उत्पन्न होगी, अन्यथा ये धारा यहाँ पर थी नहीं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में चेंज हुआ, विद्युत क्षेत्र में चेंज होने से चुंबकीय क्षेत्र में चेंज हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ रखा है, 7 धारा बनेगी जिसका नाम पहली धारा होता है। लेकिन यहाँ पर वो धारा क्या है, विस्थापन धारा है, ठीक है। चलो सर आ जाओ, ये धारा यहाँ से बनी है, जो आप बोलते हो ना परिवर्तित विद्युत क्षेत्र। तो ऐसा हो रहा है विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो रहा है समय के साथ, और समय के साथ अगर ये चेंज हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज होगा तो याद रखना सब धारा उत्पन्न होगी जिसका नाम रहेगा विस्थापन धारा, ठीक है। तो ये धारा रहेगी यहाँ पर विस्थापन धारा, और इधर रहेगी चालन धारा। कौन सी धारा, चालन धारा। तो ये जो धारा आई स्टूडेंट वो याद रखना विस्थापन धारा है। इसका अपन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं सर, क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर विस्थापन धारा का फॉर्मूला कहाँ से है, उसको अपन डेरिवेट कर सकते हैं सर, ठीक है। तो उसको अपन बाद में जानेंगे, पहले अपन ऐसा करते हैं कि इस नियम को सही किसने बताया, इसको सही करके अपन निकाल देते हैं। भाई वाकई में सर समीकरण एक और 2 बराबर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलो सर, चलो स्टूडेंट्स के बाद देखो अपन नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे विस्थापन धारा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा अपन और बात करेंगे सर। विस्थापन धारा का फॉर्मूला कहाँ से बना, जो आप बोल रहे हो सर ये धारा कहाँ से आई, तो इसका फॉर्मूला अपन जानने वाले हैं। विस्थापन धारा का जो फॉर्मूला होता है वैसे ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर, एप्सिलॉन नॉट V/E/dt, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्युत्पन्न करके बताऊंगा सर, भाई ये फॉर्मूला कहाँ से बना सर, एप्सिलॉन नॉट V/E/dt, ओके। तो चलो सर इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। विस्थापन धारा क्या होती है, चालन धारा क्या होती है, इसको अपन और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ओके। और ये नियम सही हुआ या नहीं हुआ अभी भी उसके बारे में अपन बात करेंगे, इसको अपन प्रूव करके दिखा देंगे कि वाकई में अपना नियम सही हो चुका है, ठीक है। दोनों समीकरणों को मैं बराबर दिखा दूंगा, तो मैक्सवेल ने जो संशोधित समीकरण दिया है उससे दोनों समीकरण बराबर आएगी, मैं आपको इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर का आप जरूर वेट करें, वो आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।